गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी एमए फ़िलासफ़ी की क्लास में, फाइनल की क्लास में कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं, जो आपके पेपर का नाम है अप्रोचेस टू वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं। और उसमें हम लास्ट क्लास में ब्रैडले को पढ़ रहे थे। और ब्रैडले जो है वो आइडियलिज्म का एक फ़िलासफ़र है जो हमारा सिलेबस का हिस्सा है, उसको हमें पढ़ना है। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि ब्रैडले आभास और सत्य की समस्या, जो पश्चिमी दर्शन की एक बहुत पुरानी समस्या है, उस पर विचार करता है। और ये आभास और सत्य की समस्या ही उसके दर्शन की प्रमुख समस्या है। ब्रैडले एक तत्वमीमांसीय विचारक है, एक तत्वमीमांसीय दार्शनिक है। ब्रैडले आभास और सत्य की समस्या को जब प्राचीन ग्रीक दर्शन में देखता है, उसके बाद के ग्रीक दर्शन में देखता है, तो वो उनमें से जो जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो निकाल लेता है और जो उसकी कमियां होती हैं उनको छोड़ देता है। अभी तक हमने ये देखा। अब हम ये देखेंगे कि ब्रैडले जब अपना आभास का विचार प्रस्तुत करता है तो किस तरह अपनी बात कहता है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि ब्रैडले अपनी आभास की अवधारणा देने से पहले ये देखना चाहता है कि सत्य के स्वरूप को किस तरीके से समझा गया। सत्य के स्वरूप को समझने की जो भी प्रचलित अवधारणाएं ब्रैडले से पहले प्रचलित थी, ब्रैडले उन सब का क्या करता है, एक ये कह सकते हैं कि तार्किक विश्लेषण करता है, उन्हें समझने की कोशिश करता है कि क्या मैं सत्य के स्वरूप को ऐसे समझ सकता हूँ जिस तरीके से लॉक ने समझा, जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं बर्कले ने समझा, जिस तरीके से कांट समझने की कोशिश करता है। मतलब ब्रैडले से पहले के जितने विचारक हैं उन्होंने सत्य के स्वरूप को जिस तरीके से समझने की कोशिश करी, ब्रैडले भी सत्य के स्वरूप को वैसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये देखता है कि उनमें कुछ कमियां हैं। तो वो क्या कमियां हैं, एक बार हम संक्षेप में ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सत्य को एक द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है, कि सत्य या द्रव्य की वो कौन सी प्रचलित अवधारणाएं हैं जिनमें ब्रैडले को कमियां नजर आती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा प्रचलित अवधारणा थी वो प्राथमिक और गौण गुणों के भेद पर आधारित द्रव्य की अवधारणा है या सत्य की अवधारणा है, कि सत्य को या द्रव्य को इस तरह समझा जाता है कि सत्य वो होता है या द्रव्य वो होता है जिसमें प्राथमिक गुण रहते हैं और गौण गुण होते हैं जो ज्ञाता होता है उसके मन में जागृत होते हैं। वास्तव में गौण गुणों की सत्ता उस तरह नहीं होती जिस तरीके से प्राथमिक गुणों की सत्ता होती है। तो ब्रैडले को ये प्राथमिक गुण और गौण गुण का जो भेद है उसमें दोष दिखाई देता है। वो कहता है कि पहली बात तो आप द्रव्य को किस आधार पर प्राथमिक और गौण गुणों के भेद का आधार कह देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात वो ये कहता है कि अगर आप मान भी लिया जाए या मान भी ले कुछ देर के लिए कि जो द्रव्य में प्राथमिक और गौण गुण संबंधित है, तो वो ये पूछता है कि फिर प्राथमिक और गौण गुण में आपस में क्या संबंध है। तो ब्रैडले ये देखता है कि प्राथमिक और गौण गुणों के आधार पर द्रव्य की जो व्याख्या की गई या सत्य के स्वरूप को समझाया गया वो तार्किक रूप से संगत नहीं है, या वो एक तरीके से सत्य का विखंडित स्वरूप हमारे सामने रखता है। जबकि हम आगे देखेंगे कि जब ब्रैडले सत्य के स्वरूप को समझाता है तो वो ये कहता है कि जो सत्य का स्वरूप है वो कोई विखंडित स्वरूप नहीं है, वो कोई विभाजित या कृत्रिम अवबोध नहीं है, बल्कि जब हम सत्य पढ़ेंगे तो वो ये बताता है कि जो सत्य है वो एक अखंडित अवबोध है, एक सतत प्रवाह है। आप इस तरीके से बांट कर सत्य को नहीं समझ सकते। अब जो दूसरा बहुत प्रचलित स्वरूप या अवधारणा द्रव्य या सत्य के बारे में प्रचलित है वो द्रव्यता और विशेषणता की है। द्रव्यता और विशेषणता क्या होता है? द्रव्यता और विशेषणता का मतलब इस तरीके से समझाया गया है द्रव्य या सत्य के स्वरूप को, कि द्रव्य कोई आधार होता है या कोई तत्व होता है और उसमें कुछ गुण होते हैं जो विशेषण होते हैं। विशेषण मतलब उसकी विशेषताएं बताते हैं। तो कुछ विशेषण होते हैं जो द्रव्य की विशेषताएं बताते हैं, या कुछ गुण होते हैं जो उस द्रव्य को विभूषित करते हैं। यहाँ पर भी ब्रैडले कहता है कि ये भी सत्य के वास्तविक स्वरूप को हमारे सामने नहीं लेकर आते, क्योंकि पहले तो आप द्रव्य को या सत्य को या तत्व को समझने के लिए उसका विभाजन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं
और उसके बाद जब वो चीज़ आपको लगता है कि समझ आ गई तो आप उसका संश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, उसको एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। इस एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश में आपके सामने जो चित्र प्रस्तुत होता है वो फिर से मैं कहूँगी एक अखंडित, एक कृत्रिम चित्र होता है, जिसके माध्यम से हम सत्य के स्वरूप को सही तरीके से नहीं समझ सकते। जैसे मान लीजिए चीनी कोई द्रव्य है और चीनी को ये समझना चाहें, द्रव्यता विशेषणता की व्याख्या देने वाले दार्शनिक, तो ब्रैडले कहेगा कि आपके हिसाब से चीनी क्या है? चीनी क्या है? चीनी में मिठास एक गुण है, एक ठोस होती है, कड़ापन एक गुण है, उसमें चमक होती है, वो सफ़ेद होता है, उस थोड़ी चिकनी होती है, तो ये उसकी विशेषता है ब्रैडले के अनुसार। लेकिन ब्रैडले ये कहता है कि चीनी फिर इनके अलावा और क्या है? इनके अलावा तो चीनी कुछ नहीं है। तो पहले तो आप चीनी को समझने के लिए आपने उसके गुणों को अलग अलग तरीके से बता दिया, लेकिन आप फिर कहते हैं कि चीनी इसके अलावा भी कुछ है, तो ये तार्किक रूप से असंगत बात है। और उसके बाद चीनी बची क्या? तो कहने का मतलब ये है कि सत्य को इस तरीके से विभाजित या विश्लेषित करके नहीं समझा जाता, क्योंकि हम फिर संश्लेषण करने की कोशिश करते हैं तो जो चित्र हमारे सामने आता है या प्रस्तुत होता है वो उस तरीके से सत्य को नहीं प्रस्तुत करता जिस तरीके से ब्रैडले सत्य की परिभाषा या ब्रैडले सत्य के स्वरूप को आगे जाके समझाएगा। ठीक है, इसके अलावा सत्य के स्वरूप को समझाने के लिए कुछ और बौद्धिक कोटियाँ भी प्रचलित हैं, जैसे दिक् और काल की कोटि, कि जो भी अवबोध हमको होता है वो किसी समय में होता है और किसी जगह पर होता है। ऐसे ही कारणता की कोटि है, कारणता की भी एक बौद्धिक कोटि जो कहती है कि हर कार्य का कोई कारण होता है और कारण ही कार्य को घटित करता है। इसी तरीके से गति और परिवर्तन की बौद्धिक कोटियाँ भी होती है। लेकिन ब्रैडले हर बार की तरह यही कहता है कि इन बौद्धिक कोटियों से आपका व्यवहारिक जीवन तो संचालित हो सकता है, आपके व्यवहारिक सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन इसके माध्यम से आप सत्य के स्वरूप को नहीं समझ सकते। सत्य के स्वरूप को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि जितनी भी व्यवहारिक कोटियाँ हैं हम इनसे हटाकर सत्य के स्वरूप को समझें, क्योंकि व्यवहारिक जीवन के लिए जो ज्ञान हमको चाहिए वो इन बौद्धिक कोटियों के माध्यम से आता है। इन बौद्धिक कोटियों के माध्यम से जो ज्ञान हमको मिलता है वो आंशिक होता है, ठीक है, पूरी तरीके से वास्तविक नहीं हो सकता। तो एक तरीके से हम उसको आभास कह सकते हैं। तो ब्रैडले ये जितने भी द्रव्य की प्रचलित व्याख्याएं हैं, परिभाषाएं हैं, स्वरूप है, इन सबको आभास करार दे देता है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि हम इन्हें आभास तो कह रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये भ्रामक है या ये स्वप्न है, ऐसा भी नहीं है। ये भ्रामक या स्वप्न भी नहीं है, क्योंकि आभास की सत्ता है, और इसलिए है क्योंकि वो सत्य से संबंधित है। हालांकि सत्य पूरी तरीके से आभास में अभिव्यक्त नहीं होता, लेकिन कुछ मात्रा में सत्य आभास में अभिव्यक्त होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आभास है वो भ्रामक नहीं है, उससे हमारा व्यवहारिक जीवन संचालित होता है। तो आभास की सत्ता सत्य से संबंधित होने के कारण झूठ नहीं है, मिथ्या नहीं है, भ्रामक नहीं है। हालांकि उसमें सत्य की कुछ मात्रा है। अब जो कि हमने ये समझ लिया कि आभास को मिथ्या नहीं माना, भ्रामक नहीं माना ब्रैडले ने, तो अब हमारे सामने बस एक ही चीज़ बचती है कि आभास से सत्य की तरफ हम जाएं कैसे, आभास और सत्य का संबंध क्या है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ब्रैडले सत्य के बारे में बताता क्या है। तो हम ये देखेंगे कि ब्रैडले का जो सत्य का स्वरूप होगा वो अभी तक जितने सत्य के स्वरूप हैं उनसे अलग होगा। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स।